मेरी वालदा अगले वक्तों की मैट्रिक पास थीं। आज के आला तालीम याफ्ता लोगों से ज़्यादा लाइक और फर अंग्रेज़ी बोल सकती थी। हिसाब में ऐसी ताक के मिनटों में सैकड़ों का हिसाब कर लेती थी। इन्हें अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर भी कुदरत थी, क्योंकि उनके ज़माने में निसाब में ये दो ज़बानें बाकायदा लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती थी। इतनी लाइक खातून की ज़माने ने कदर ना की और उनकी काबिलियत मट्टी में मिल गई। कमसिनी में नाना ने उनकी शादी अपने एक बहुत करीबी रिश्तेदार के बेटे से कर दी, जो नेक और बेहद शरीफ इंसान थे और तिजारत से मुंसलिक रहकर भी रिज़्क़ हिलाल पर यकीन रखते थे। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद के कारोबार में नेक नियति के सबब बरकत डाली और वालदा से शादी के बाद उनके कारोबार ने इस कदर तरक्की की कि वो लाखों में खेलने लगे और वालदा अपनी किस्मत पर नाज़ा शौहर के घर में राज करने लगी। इस दौरान हम 4 बहन भाई पैदा हुए। 2 अल्लाह ताला ने वापस ले लिए और 2 बाकी जीते रह गए। मैं और मेरा भाई अपने माँ बाप की आंखों का तारा और उनके दिल का सहारा थे। हमने बचपन ऐशो इशरत में गुजारी। सोचा भी ना था कि तख्त पर सोने वाले कभी फर्श पर आन गिरेंगे। लेकिन ये तो आम सी बात है कि वक्त एक सा नहीं रहता। कभी बहार तो कभी खज़ां, कभी गुलाबी जाड़े तो कभी गर्म लो के नेज़े मारते दिन। हमें भी बाप की शफकत की ठंडी छाँव तले होश ना था कि इस साइबान के जाते ही जिंदगी का तपता हुआ सहरा नंगे पांव पार करना पड़ेगा। उन दिनों मैंने मैट्रिक पास किया था और भाई ने BCom का इम्तिहान दिया था, जब एक रोज़ वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो चंद दिन अलील रहकर खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात के बाद कारोबार को देखने वाला कोई न रहा। भाई में इतना दम खम नहीं था कि वो बिज़नेस संभाल पाते। वालदा ने कुछ रोज़ मुलाजमीन पर तकिया किया। उन्हें जब एहसास हुआ कि ये दोनों हाथों से बरसों का कमाया हुआ सरमाया लूट रहे हैं, तो उन्होंने कारोबार को औने पौने फ़रोख्त कर दिया और जो रकम हासिल हुई उसे बैंक में जमा करवा दिया, ताकि रही सही पूंजी भी ज़ाया ना हो जाए। जब तक आमदनी रवां दवा रहती है, खुशहाली कायम रहती है, वरना रखी हुई दौलत एक रोज़ तमाम हो जाती है। मिसल मशहूर है कि खर्च करते रहोगे और कमाई ना करोगे तो कारून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाएगा। रखी पूंजी कब तक चलती। एक रोज़ बैंक बैलेंस खाली हो गया और घर में फूटी कोड़ी ना रही। उन दिनों वालदा की उम्र ऐसी ना थी कि किसी दफ्तर या इदारे में मुलाजमत मिलती। हमें पढ़ाना भी ज़रूरी था। उन्होंने हिजाब एक तरफ रखा और ख़ुद अपनी मदद आपके तहत नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। मैट्रिक पास को इज्जत की नौकरी मिलने का दौर गुजर चुका था। बिलाखिर दूसरों के घरों में काम करना मंजूर कर लिया। हालांकि मैंने और भाई ने बहुत समझाया, अम्मा ये आप क्या करने चली हैं? कहाँ तो पहले आपके आगे नौकर खादमाएँ हुआ करती थी और कहाँ ये कि अब आप दूसरों के घरों में जाकर जूठे बर्तन मांजेंगी। मैं मेहनत करके तुम लोगों को अच्छा मुस्तकबिल देने जा रही हूँ। मेहनत करना ऐब नहीं है। किसी के जूठे बर्तन धोने जा रही हूँ, चोरी करने तो नहीं कि शर्मिंदगी महसूस करूँ। मेरी माँ ने हमें 2 टोक जवाब दिया और मेहनत को अपना शौर बना लिया और इसके हलाल कमाने पर कमर कस ली। वो जिस घर काम करते इस कदर तरीके और सलीके से कि वो लोग उनके सुघड़ापे के गर्विदा हो जाते। वो किसी को भी ये ना बताती थी कि पढ़ी लिखी हैं। यूँ वक्त इन पर भारी पाँव रखता हुआ गुजरता चला गया और मेहनत मुशक्क़त ने उन्हें जल्द ही बूढ़ा कर दिया। अब मैं 17 साल की और भाई 20 वर्ष का था। जब से उसके पेपर्स ख़त्म हुए थे वो देर से घर लौट रहा था। इस बात पर अम्मी कुछ मुतफक्किर रहने लगी थी। आज भी वो रात को 10 बजे घर लौटा। माँ ने बेताबी से दरवाज़ा खोला। बेटा इतनी देर तक कहाँ रहते हो? अम्मी ने दहलीज पर ही उसे जा लिया। दोस्तों के साथ ज़रा इधर उधर घूमने निकल जाता हूँ। इतने दिनों की थकन इम्तिहान की तैयारी करता रहा तो अब खुद को ज़रा फ्रेश करने दोस्तों में जा बैठता हूँ। आप कहेंगी तो नहीं जाऊँगा। सच है बेटा, घर में बेकार बैठने से भी जी ऊब जाता है। दोस्तों से मिलने जुलने से मुलाजमत के लिए मालूमात होती हैं। आगे मुलाजमत भी तो करनी है। माँ तब यही दोस्त काम आएंगे। बड़े घरों के लड़के हैं, उनके बाप ऊंचे ओहदों पर हैं। उनके ज़रिए ही मेरे रोज़गार की कोई सबील निकल आएगी। इस वजह से उनके साथ रहता हूँ। ठीक है बेटा, बस ज़रा बता कर जाया करो तो मैं सुकून में रहूँगी। आजकल हालात ठीक नहीं हैं। जब तक घर नहीं आ जाते तुम्हारी खैर व आफियत की दुआएं मांगती रहती हूँ। माँ की सोच ठीक थी। वो ही तो इसकी उम्मीदों का मरकज़ था।
इसी तसव्वुर में वो रात दिन मेहनत कर रही थी कि एक दिन उसका बेटा कुछ बन जाएगा। शानदार भी अम्मा की मंशा और उनके दुख दर्द को समझता था। वो सितंबर की उजली सुबह थी, मौसम भी खासा खुशगवार था। हम सब की आदत थी कि सुबह फजर दम उठ जाया करते थे। उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और अपने लिए नुमाया कामयाबी की दुआ करके पार्क में चहलकदमी के लिए घर से निकल गया। पार्क से वापस आकर शानदार ने कपड़े तब्दील किए और रिजल्ट मालूम करने चला गया। इसकी तीसरी पोजीशन आई थी, जिस पर खुश होने की बजाय उसे मायूसी हुई, क्योंकि वो तो अव्वल पोजीशन का ख्वाब देख रहा था। घर आकर माँ को बताया, अम्मी खुशी से निहाल हो गईं। उससे अच्छा रिजल्ट और क्या होगा, पोजीशन पहली हो या तीसरी पोजीशन ली तो है। उसी वक्त अंदर जाकर पैसे निकाल लाई। शानो बेटे, जल्दी से जाकर मिठाई लेकर आओ, मैं पास पड़ोस में बांटूंगी, सबको पता चले कि मेरा बेटा पोजीशन लाया है। वालदा ने इसरार करके उसी वक्त शानदार को बाजार भेज दिया। वो मिठाई ले आया। माँ चहक कर बोली, अल्लाह मेरे बेटे को और कामयाबियाँ दे और मैं इसी तरह मिठाइयाँ बांटती रहूँ। वो दुआएं दे रही थी और माँ को खुश होते देखकर मेरा भाई भी खुश हो रहा था। हम बेचारे हालात के मारे महरूम लोगों की यही तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। भाई अपनी कामयाबी के बाद न जाने कैसे कैसे ख्वाब देख रहा था और हमारे ख्वाबों की डोरें उसकी ताबीरों से बंधी थीं। आज मुझे अपने भाई पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। माँ ने दोपहर के खाने के लिए खसूसी एहतमाम किया। वो काम पर भी ना गईं और हम माँ बेटी ने अपने भाई की कामयाबी की खुशी में दावत जैसे खाने का एहतमाम कर दिया। जब वो दोस्तों से मिलकर घर आया, कहने लगा, सबा बड़ी भूख लगी है, आज क्या पकाया है? तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खाओगे तो खुश हो जाओगे। मैंने दस्तरखान पर खाना चुन दिया। शानदार भाई हाथ धोकर दो जानू होकर खाने बैठा। खाने की खुशबू से उसकी इश्तहा और बढ़ गई। तभी कहने लगा, वाह, आज तो दावत कर दी है मेरी बहन ने। फिर उसने हाथ बुलंद करके कहा, ए राज़िक, तेरा शुक्रिया, आज तूने हमें मनो सलवा खाने को दिया है। कुछ दिनों बाद शानदार ने अपने कागजात वगैरह जमा कराए और नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। खुशकिस्मती से उसे एक माकूल मुलाजमत मिल गई और वो दर दर की खाक छानने से बच गया। जब भाई पहली तनख्वाह लाया, अम्मी से कहा कि अब आप घर बैठेंगी और आराम करेंगी, हरगिज दूसरों के घरों में काम करने ना जाएंगी। भाई की छुट्टी 5 बजे हो जाती और बाकी वक्त वो कभी घर पर गुजारता और कभी दोस्तों के साथ बाहर टाइम पास कर आता था। इस असना में अम्मी काम करके लौट आती थी। अम्मी ने बावजूद इसरार के अभी तक काम ना छोड़ा था। एक तो इस वजह से कि माँ को उन लोगों से उनसियत हो गई थी जहाँ वो बरसों से काम कर रही थी। वो भी मेरी वालदा की कदर करते थे और इसरार करते थे कि आप हमारे घर का काम छोड़ कर ना जाएं। दूसरा, वो चाहती थी कि अब कुछ रकम जोड़ लें जो मेरी और भाई की शादी पर काम आए। शानदार भाई जहाँ मुलाजमत कर रहा था, वहाँ एक लड़की भी उनके साथ काम करती थी। वो एक खूबसूरत खुशहाल घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे भाई को शराफत और संजीदा तबीयत की वजह से चाहने लगी थी। उसने ही शानदार से इकरार मोहब्बत में पहल की और फिर शादी की पेशकश भी उसी की तरफ से हुई। तब मेरे भाई ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि माजी में मेरा ताल्लुक़ अमीर घराने से था, लेकिन अब नहीं है। वालिद की वफ़ात के बाद मेरी वालदा ने मेहनत करके हमें पढ़ाया है। अगर तुम मुझसे शादी के बाद ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता कर लोगी तो तुम्हें मायूसी होगी। फ़िलहाल हमारे घर का गुजारा मेरी तनख्वाह पर है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो आगे चल कर तरक्की हो जाएगी, क्योंकि रिस्क में इजाफा करने वाली खुदा की ज़ात है। निदा बोली कि मुझे तुम हर हाल में कबूल हो और मैं तंग दस्ती में भी तुम्हारे साथ खुश रह लूँगी। शानदार भाई ने अम्मी से जिक्र किया। उन्होंने जवाब दिया कि अगर अच्छी लड़की है और शरीफ घराना है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है, लेकिन एक बात अब आपको मेरी माननी होगी, आप लोगों के घरों में काम नहीं करेंगी, क्योंकि निदा के ख़ानदान वालों को अगर इस अमर का पता चल गया तो वो रिश्ता देने से इनकार कर देंगे। भला कौन खुशहाल घराना बेटी की शादी ऐसे लड़के से करना पसंद करता है जिसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हो। बेटा, ये काम तो मैंने मजबूरी में किए हैं। लोग जानते हैं कि हम अच्छे ख़ानदान से हैं और हालात से मजबूर होकर मुझे ये काम करना पड़ा, लेकिन काम करके रोज़ी कमाना तो अच्छी बात है। हाँ माँ, मगर मेरा माशरा ये बात नहीं समझता। अगर मेरी खुशी मंजूर है तो आपको न सिर्फ काम छोड़ना होगा, बल्कि ये घर और ये मोहल्ला भी तब्दील करना होगा। और कभी निदा के घर वालों पर ये राज ना खुले
کہ آپ دوسروں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ شاندار نے اپنے خدشات سے امی کو آگاہ کر دیا۔ امی خود بھی جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ کسی انسان کے اندر کی خوبیاں نہیں دیکھتا، بلکہ اسے اسٹیٹس کی ترازو میں تولا جاتا ہے۔ خیر، اب تو شاندار کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ بھائی نے نیا مکان نئے علاقے میں لے لیا اور ہم نے پرانے محلے کو خیر بات کہہ دیا۔ شاندار نے نئے گھر میں فرنیچر بھی نیا ڈلوا دیا۔ ندا کو بھائی گھر دکھانے لائے، امی اور مجھ سے ملوایا۔ وہ ہم سے مل کر خوش ہوئی۔ اگلے روز میری ماں رشتہ لینے ندا کے گھر گئیں۔ اس کے والدین نے بھی بات چیت کے بعد ہمیں پسند کیا، ہمارا گھر دیکھنے آئے اور ہاں کر دی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور پھر ندا میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ کچھ دن خوشیوں بھرے گزرے، لیکن پھر میرے بھائی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی کہ پرانی ہمسائی نے ہمارے گھر کا کھوج لگا لیا اور اس کے ساتھ وہ خاتون بھی اسی سے ملنے ہمارے ہاں آ پہنچی، جس کے گھر میری والدہ نے برسوں کام کیا تھا۔ ان دونوں کو ندا کے بارے میں علم نہ تھا کہ میری بھابھی ہے، کیونکہ والدہ نے شاندار بھائی کی شادی پر پرانے محلے سے کسی کو مدعو نہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے بھابھی کے سامنے باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں سے ندا کو علم ہو گیا کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور مہمان عورتوں کے جاتے ہی اس نے شاندار بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، تم ایک کام والی کے بیٹے ہو اور خود کو اچھے گھرانے کا ظاہر کرتے رہے ہو۔ بھائی کے پاس اس بات کا کیا جواب تھا؟ امی نے لاکھ سمجھایا کہ ہم اچھے خاندان سے ہیں، بیوگی کے بعد حالات سے تنگ آ کر مجبوراً کام کیا، کیونکہ ہاتھ پھیلانے سے کام کرنا زیادہ احسن سمجھتی تھی۔ ندا بھابھی کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ اب ہر وقت میرے بھائی سے لڑتی جھگڑتی، یہاں تک کہ اس نے ہم لوگوں کی زندگی اجیرن کر ڈالی۔ غریب ہونے کے تانے دے دے کر ہمارا کلیجہ چھلنی کر ڈالا۔ اپنے شوہر کو بھی حقیر سمجھنے لگی اور نفرت آمیز رویہ اختیار کر لیا۔ کہتی، میرے بچے ہوں گے تو ان کو کیا کہوں گی کہ تمہاری دادی ماسی تھی جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگاتی اور ان کے جھوٹے برتن دھویا کرتی تھی۔ اس نے میکے جا کر یہی باتیں اپنے والدین کے گوش گزار کر دیں اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بالآخر اس نے شاندار سے طلاق لے لی۔ ندا سے طلاق کا صدمہ بھائی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ صدمہ اسے لے بیٹھا، وہ تنہائی پسند ہو گیا، ہنسنا بولنا بھول گیا، دل نوکری سے بھی اچاٹ ہو گیا، کام پر جانا ترک کر دیا اور نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ کام چھٹ گیا تو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماں بہت پریشان تھی، کہتی بیٹا نوکری پر کیوں نہیں جاتے؟ شاندار کہتا ماں میرا کام میں دل نہیں لگتا، خود پر جبر کیسے کروں، میں اب نوکری نہیں کر سکتا۔ بیٹا پھر گزارا کیسے ہوگا؟ ملازمت کی بجائے کوئی اور کام کروں گا، آپ کو بہت زیادہ دولت کما کر دکھاؤں گا۔ وہ جواب دیتا۔ 2 ماہ بعد گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ ماں اب دوبارہ کام پر جانے کی جرت بھی نہ کر سکی کہ اسی وجہ سے تو اس کے بیٹے کا گھر برباد ہوا تھا۔ وہ صاحب کردار ہو کر بھی ماضی کے اس داغ کو نہ دھو سکی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، جیسے ماسی ہونا گناہ کی بات تھی۔ ادھر شاندار بھائی شاندار نہ رہا، دل کو ندا نے ایسی ٹھیس پہنچائی کہ وہ دولت کے حصول کے پیچھے سرگرداں ہو گیا اور حصول زر ہی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس وجہ سے اس کی دوستی کچھ غلط کماش کے لوگوں سے ہو گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ماں نے پھر پرانی روش اختیار کر لی اور وہ دوبارہ گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ شاندار ماں کو کام پر جاتے دیکھ کر اور زیادہ بددل ہوا۔ وہ اب صبح 11 بجے تک بستر سے نہ اٹھتا، شام کو گھر سے نکلتا تو آدھی رات تک واپس لوٹتا۔ خدا جانے وہ کہاں جاتا تھا اور کیوں دیر سے آتا تھا۔ وہ اب پہلے والا شاندار نہ رہا تھا جو رزق حلال کو نعمت خداوندی سمجھتا تھا۔ وہ اب خیالی دنیا میں رہنے لگا تھا، اسے زیادہ سے زیادہ کی خواہش ستانے لگی۔ جب وہ مقروض ہو گیا تو دوست بھی کھچے کھچے رہنے لگے۔ ایک دن گھر آیا تو ماں کہنے لگی، بیٹا کچھ تو خیال کرو، اگر تم یوں ہی بیکار رہے تو تمہاری بہن کا کیا ہوگا، اس کی ڈولی کیسے اٹھے گی؟ بھائی بولا، فکر نہ کرو ماں، میں اتنی دولت لاؤں گا کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ ذہن میں دولت کے انبار رکھ کر دوستوں سے قرض پر قرض لیتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب وہ ان کی محفل میں جاتا تو ان کے منہ روکھے ہو جاتے اور تیوریاں چڑھ جاتی۔ کوئی کہتا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، وہ کھسیانہ ہو جاتا۔ ایک دن ایسے ہی سلوک پر وہ غمزدہ دوستوں کی محفل سے نکلا اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا،
लगता है तुम बेरोजगार हो, क्या हमारे साथ काम करोगे? कैसा काम? उसने बेइख्तियार सवाल कर दिया। ऐसा काम जिसमें बहुत दौलत कमाई जा सके। मुखातिब ने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अजनबी ने हाथ में लाया और 2 कप चाय का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बातें हुई और वो अजनबी के जाल में फंस गया। उनकी 2-4 मुलाकातें हुई। अजनबी दोस्त बन गया और शानदार को मिशन समझा दिया। एक रोज़ मखसूस जगह बुलाया और एक ब्रीफ केस थमा कर कहा, ये नोटों से भरा हुआ है और तुम्हारा है। तुमने थोड़ा सा काम मुकर्रर वक्त पर करना है। कल मेरे पास आ जाना, लेकिन इस ब्रीफ केस को घर पर रख कर आना। घर आकर उसने ब्रीफ केस खोला तो वो वाकई नोटों से भरा हुआ था। इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस सोच में तमाम रात शानदार को नींद न आई कि इसे किस जगह छुपाए। वो रात भर जागता रहा और सुबह ब्रीफ केस अलमारी में रखकर चाबी माँ के हवाले की। कहा कि इस अलमारी में किसी की अमानत रखी है, ध्यान रखना। मुझे मुकर्रर वक्त पर जाना है। माँ ने कहा, घर में सब्जी नहीं है, क्या पकाऊंगी? शाम को आकर दूंगा, अभी जल्दी में हूँ। इसके जाने के बाद माँ बोली, शाम तक क्या करेंगे, मैं खुद ही सब्जी ले आती हूँ। करीब ही सब्जी मंडी थी जहाँ लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन सब्जी ताज़ा और कफ़ायत से मिल जाती थी। लिहाजा अम्मा ने चादर सर पर डाली और सब्जी लेने चली गई। उन्हें गए आधा घंटा हुआ था कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हमारे घर तक आवाज़ सुनाई दी और मकान की दीवारों में लर्जिश महसूस हुई। शाम तक माँ ना आई और ना भाई लौटा। शाम को पहले घर के दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिसमें माँ का जस्ते खाकी था। कुछ देर बाद भाई घर आ गया। भाई ने ये मंजर देखा तो दम बखुद रह गया। कहने लगा, ये क्या है? मैयत लाने वालों ने बताया कि खातून की लाश के पास ये पर्स पड़ा था जिसमें उनका शनाख्ती कार्ड था। इस पर यही पता दर्ज था, लिहाजा हम इन्हें यहाँ लाए हैं। उन्होंने चादर हटाई। माँ का चेहरा आधा बाकी, वो लहू में डूबी हुई बेजान मैयत थी। भाई की चीख निकल गई। वो सहन की दीवारों से सर टकराने लगा। तब लोगों ने उसे पकड़ा। बिलाखिर पुलिस वाले इसे साथ ले गए। उन्होंने कहा कि इसे अस्पताल ले जाना होगा, शायद हवास खो बैठा है। घर में नोट तो बहुत आ गए, लेकिन माँ चली गई और ये सब कुछ मेरे भाई की नासमझी की वजह से हुआ। दौलत कमाने की आरजू में उसने ये भी ना सोचा कि वो किस कदर भयानक काम करने जा रहा है। शायद कि उसे इल्म ही ना था कि इससे क्या काम लिया जा रहा है। बहरहाल एक माँ ही नहीं गई और बहुत सी कीमती जानें भी इस हसूल ज़र की ख्वाहिश की भेंट चढ़ गई थी। यकीनन इन लोगों के दिलों के जख्म आज भी हरे होंगे जिनके प्यारे उस रोज़ सब्जी मंडी में होने वाले इस सानहे की नज़र हुए थे। लेकिन वो दौलत मेरे भाई के किसी काम ना आई, क्योंकि उस दिन के बाद से मरते दम तक वो अपने हवासों से बेगाना रहा। लोग उसे दीवाना कहते थे और सही ही कहते थे, क्योंकि वो अपने होशो हवास खो चुका था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।